हेलो बच्चों, मैं रितेश मिश्रा आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें से मैं ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूं। ये चौथा लेक्चर है। उसमें से आप देखिए कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम भी और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये भी बताया था, और उसका एक चार्ट बता दिया था कैसे पूरा चार्ट आप एक साथ तैयार कर सकते हो। अब इसके बाद गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण, अवतल जो दर्पण होता है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण ध्यान से आपको याद होगा कि कभी कभी इसका प्रयोग लोग दाढ़ी बनाने में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके फोकस पर वो अपना चेहरा रखते हैं करते हैं तो उसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए भी प्रयोग में आता है, ठीक है। और इसका प्रयोग सर्च लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट आपका जो होता है रेल के जो हेडलाइट होती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, इंजन में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लैंपों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये इसका, और टार्च में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण के कुछ उपयोग रहे, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, दो उपयोग मुख्यतः इसके हैं, ठीक है। पहला सबसे मेन उपयोग इसका है कि जो हम गाड़ियों में जो साइड मिरर, साइड व्यू देखने के लिए, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए हम जो शीशे का प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा अनंत पे भी हो तो बहुत छोटा बनाता है। तो यानी पीछे का अधिक का दृश्य ये देख सकता है, अधिक दृश्य देख सकता है और छोटे से जगह में एडजस्ट कर सकता है। इसलिए इसको हम साइड व्यू यानी साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं गाड़ियों में, ठीक है। और उसके बाद इसका एक उपयोग हम और करते हैं लैंपों में। लैंपों, जो लैंप स्ट्रीट लैंप होते हैं, ठीक है, सड़क की जो लैंपें होती हैं वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है, ठीक है, प्रकाश को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, पूरा फैला देता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये इसके उपयोग हो गए। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या है, ये हम बता देते हैं। कैसे संबंध आता है, यानी अगर आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, यानी r बराबर 2f अथवा f बराबर r/2 वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध है, ठीक, बना लीजिए। इसको कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिए। हम एक दर्पण के लिए बता देते हैं, ठीक है, कोई एक बता देते हैं, ठीक, और ऐसे दूसरे में भी होगा, ठीक। तो मैं अवतल के लिए बता देता हूँ, अवतल के लिए संबंध निकाल देता हूँ। उत्तल के लिए भी वही चीज़ होता है, ये आप लोग को मालूम है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया, ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका हो गया फोकस F, और ये हो गया वक्रता केंद्र C, ठीक है। कोई किरण ऐसे आ रही है, कोई किरण मान लो समांतर आई, ठीक है, और इस पॉइंट D पर, इस पॉइंट यानी इस बिंदु D पर आपतित हुई। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए ये निकल गया, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, इतना समझे, ये फोकस से होकर चली गई। अब इस बिंदु का अभिलंब क्या है, किसी भी बिंदु का अभिलंब, अगर उस बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं, वो जो रेखा होती है वही होता है। ये इस बिंदु का क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है, ये आपतन कोण, ठीक है, इसको हम आई बोल दिए। और इसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं, ये हो गया आर, ठीक है, CDF। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है। और कोई भी दो समांतर के बीच में अगर कोई रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रहा हो तो उसका अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये अंतः एकांतर कोण है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं AD, यहाँ पे लिखें, चूँकि AD पैरेलल किसके है, CP है, ठीक है, और CD एक तिर्यक रेखा है, CD एक तिर्यक रेखा है,
रेखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कोण ए डी सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, कोण डी सी पी, कोण डी सी पी। क्यों आप लिख सकते हो, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। ये बराबर हो गया, यानी ए डी सी क्या है, आई है। आई बराबर किसके हो गया, आई बराबर कोण डी सी पी के हो गया। अब ध्यान से देखो, एक बात और आपको मालूम है कि परावर्तन के नियम से एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। कोण आई और कोण आर इक्वल होते हैं। इसका मतलब आई डी सी पी के बराबर है, आई डी सी पी के बराबर है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं और कह देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण, कोण डी सी एफ, या पी बोलो या एफ ही बोलो, डी सी एफ इक्वल टू कोण सी डी एफ, कोण डी सी एफ इक्वल टू यानी बराबर है किसके, सी डी एफ, कोण सी डी एफ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये सी एफ बराबर एफ डी, सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी हो गया, सी एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ डी हो गया। अब ध्यान से देखो, सी एफ एफ डी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अगर ये दर्पण का यानी द्वारक बहुत छोटा हो तो ये डी जो है पी की ओर अग्रसर होगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दो, चूंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, अतः ठीक है पी डी जो है, डी बिंदु डी पी की ओर अग्रसर होगा, बिंदु डी पी की ओर अग्रसर होगा यानी इसके अत्यंत करीब होगा। तो एफ डी किसके बराबर हो सकता है, एफ पी के बराबर। जब बहुत करीब होगा तो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एफ डी इक्वल टू एफ पी। इक्वेशन यहाँ पे दूसरा था, इसको मान लो तीसरा और इसको मान लो चौथा, ठीक है। तो चौथे और पांचवे से, तीसरे और चौथे से समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से, थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। एफ डी के स्थान पे हम एफ पी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो हमने ऐसा माना है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें इसकी फोकस दूरी एफ दिया हो, ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर दिया हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। क्या होगा, ध्यान से देखो, सी एफ में दोनों तरफ एफ पी ऐड कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ दोनों तरफ जोड़ या घटा सकते हैं। तो दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर एफ पी इधर भी जोड़ा, एफ पी इधर भी जोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। ये हो गया सी पी और ये क्या हो जाएगा 2FP। और सी पी और एफ पी की वैल्यू क्या है, सी पी की वैल्यू कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू एफ है। तो आर बराबर क्या हो गया 2F, यहाँ से आपको मिल गया। इसको आप F बराबर क्या लिख सकते हो, R/2। ये आपका संबंध सिद्ध हुआ, ठीक है। ऐसे आप दूसरे वाले में भी कर सकते हो, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो आएगा दर्पण सूत्र का निगमन आएगा, ठीक है, दर्पण सूत्र का निगमन, उसको भी बना देते हैं, उसको भी नोट कर लिया जाए या पढ़ लिया जाए, ठीक। उसको एक नाम से और भी जानते हैं, दर्पण सूत्र का निगमन अथवा UVF में संबंध, दर्पण सूत्र का निगमन अथवा UVF में संबंध, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। दर्पण
सूत्र का निगमन, इसको हम लिख सकते हैं अथवा यू वी एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध, इसके भी नाम से दर्पण के लिए, यानी किसकी बात हो रही है, दर्पण के लिए।